नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। कल हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के बाजार में क्या क्या हुआ, किस तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिले और इसके बाद कल की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पर करेंगे हम खास चर्चा। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी होंगे जो बताएंगे कि निवेशकों को शेयर मार्केट में कहाँ निवेश करना चाहिए। इससे पहले कि अपने एक्सपर्ट से हम बात करें, आइए बताएं कि आज बाजार में दिन भर क्या हुआ। हफ्ते के पहले दिन हमने देखा कि शानदार रिकवरी रही बाजार में। निफ्टी निचले स्तरों से संभला और फिर करीब 150 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की बढ़त देखी गई। सुबह के सत्र में बढ़त के बाद हमने देखा कि बाजार में तेज गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी दिखाई दी। हमारे साथ पूजा, हमारी सहयोगी, जुड़ गई हैं बताने के लिए आज के पूरे बाजार का हाल। बताइए पूजा, कहां कहां पर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी रिकवरी देखने को मिली आज? बाजार में आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा और सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, लेकिन इसके उलट ही आज बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा था और काफी ज्यादा दबाव यहां पर देखने को मिला। करीब 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज बैंक निफ्टी में रही और दबाव बनाया है आज निजी बैंकों ने। खास करके हमने देखा कि आज इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और वही आज बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम भी कर रहा था। ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं निजी बैंक और फार्मा शेयरों में आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आज टाइटन, आईओसी, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन निफ्टी में कमजोरी दबाव बनाने का काम आज इंडसइंड बैंक कर रहा था। 10% की कमजोरी आज देखने को मिली इंडसइंड बैंक में। उसके बाद डिवीज लैब, एमएनएम और एसबीआई में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी थी। केसी इंटरनेशनल, सीमेंस, टोरेंट पावर और एनटीपीसी ये सभी शेयर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। मेटल शेयरों में भी आज अच्छा रुझान दिखा। वेदांता, एनएमडीसी, एपीएल अपोलो और टाटा स्टील यहां पर भी आज अच्छी बाइंग देखी गई। और इसके अलावा रियल्टी शेयर आज भी मजबूत थे, जिसमें कि फिनिक्स मिल्स, आईबी रियल, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रिया पूजा। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शर्मिला जोशी और गौरव बिस्सा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। गौरव, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव होते हुए देखा बाजार में। फाइनली निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, 18,068 का लेवल दिखाई दे रहा है। इस वीक के लिए कौन से लेवल्स को फोकस में रखना चाहिए निफ्टी के लिहाज से? गुड इवनिंग। अगर निफ्टी की बात की जाए तो फाइनली 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखते आपको दिखाई देता कि 18,000 के कॉल में काफी कंफर्टेबल राइटिंग हो रही थी। तो यहाँ पे वो सारी चीजें थोड़ी बेहतर हो रही है कि अगर अभी जो है कंफर्टेबल क्लोज आ चुके हैं। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे चाहिए तो कोई भी डिक्लाइन देखने मिलती है 18,000 के आसपास, तो 17,950 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ऊपर में 18,200, 18,250 के लेवल अभी ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा गियर अप हो रहा है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इसमें काफ़ी बेहतरीन एक पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, वहाँ पे अगर आप इचिमोको एक इंडिकेटर है वो इस्तेमाल करते हैं, तो एक किजुन जो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इचिमोको का, एग्जैक्टली वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। आज का कैंडल अगर आप देखो डेली, तो पॉजिटिव कैंडल रहा है, काफ़ी नीचे से काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिली है। तो अब लग रहा है कि यहाँ से 700-800 पॉइंट अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकती है। तो यहाँ से अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मुझे लग रहा है कि ये आने वाले कुछ दिन जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, ये अनुमान है। ओके, आने वाले दिन पॉजिटिव रहने की उम्मीद। 18,200, 250 तक के यहाँ पर लेवल्स गौरव को दिखाई देते हैं। शर्मिला, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक खबरों वाले शेयर पे हमने देखा इंडसइंड बैंक की जो खबर निकल कर आई, विसल ब्लोअर जिन्होंने खबर निकाली कि गलत तरीके से लोन दिए गए। बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया ओवर द वीकेंड, लेकिन उसका कोई भी असर आज शेयर बाजार पर दिखाई नहीं दिया। आपको क्या लगता है, इंडसइंड बैंक 11% नीचे आज, ये एक खरीदारी का मौका होगा या अभी एक क्वेश्चन मार्क बाकी है जब तक ये पूरा इशू सेटल ना हो जाए? और यस, आई थिंक रुक जाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमने देखा है कि इस तरह के जो इश्यूज रहते हैं वो थोड़े बहुत लिंगर करते हैं। इन द सेंस जब तक सबको अगर कुछ भी नहीं हो बाद में, तो भी सबको जब तक ये गारंटी नहीं होती कि हाँ जो बातें सामने आ रही है वो सॉर्ट ऑफ इन लाइन। उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह के प्राइसेस है अभी स्टॉक्स के, दे आर प्राइसिंग इन वो दे आर नॉट लीविंग एनी रूम फॉर एरर, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि थोड़े ओवर वैल्यूड ही है। तो अगर कोई भी चीज नेगेटिव आती है तो स्टॉक नीचे करेक्ट होगा, इट इज ऑलमोस्ट अ गिवन।
तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि थोड़ी देर दूरी रहे, जैसे कि आपने कहा कि और थोड़ी क्लैरिटी इमर्ज हो, और थोड़ी चीजें सामने आए, एंड यू नो वंस यू गेट अ बेटर सेंस कि स्टॉक प्राइस भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेट दैट हैपन। पर वो एक बार एक बार रुक जाइए और उसके बाद इसमें निवेश करने का क्या है क्या नहीं, इसका फैसला कीजिए। बिल्कुल 11% अगर इंडसइंड जैसा बैंक दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद एक अच्छा मौका होगा, लेकिन जैसा शबीला कह रही हैं थोड़ा रुकना चाहिए, अभी जल्दबाजी न करें। और भी बहुत सारे स्टॉक्स पर हम बात करेंगे शो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ और बड़े मार्केट वॉइसेस जिनसे हमने बात की, आने वाले इस समय में किस आधार पर बाजार में तेज़ी दिखेगी, ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार को आगे ले जाने में मदद करेंगे, इस पर इन सभी मुद्दों पर हमने बात की आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के CIO महेश पाटिल से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ से मार्केट इज नाउ फेयरली फैक्टरिंग इट, पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है जो हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो यहाँ से अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो आई थिंक इट विल बी मोर ड्रिवन बाय हाउ द रिकवरी प्लान्स आउट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी पेस कितनी स्ट्रांग होगी आगे जाके, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो थी मार्केट में, राइट, वो धीरे धीरे से अभी उसमें लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्लोबली भी हमने सुना है कि यूएस ने जो टेपरिंग अनाउंस की है नवंबर एंड से, एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट विल बी ओवर। सो खाली लिक्विडिटी के बेसिस पे जो स्टॉक्स चल रहे थे, आई थिंक वो अभी स्लो डाउन हो जाएंगे और अर्निंग्स ड्रिवन ग्रोथ के कारण मार्केट आगे ऊपर जाएगा। और बात करते हैं देश के सबसे बड़े IPO की। पेटीएम का IPO आज से खुल गया। इशू के जरिए कंपनी की 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IPO को एंकर निवेशकों से मिले शानदार रिस्पांस और वैल्यूएशन को लेकर कंपनी के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO मधुर देवड़ा से बात की हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने। मधुर, अगर आपका एंकर बुक देखा जाए, कंग्रेचुलेशंस, इट्स टर्न्ड आउट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एंकर बुक फॉर एन IPO। 8300 करोड़ रुपए रेज। इतने क्वालिटी इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे ब्लैक रॉक, CPP, IB, GIC, बहुत सारे हैं। तो ये अगर हम देखेंगे 45% ऑफ द इशू तो ऑलरेडी हो गया खत्म। इसको कैसे देखा जाए? आपने वैल्यू, इसका मतलब है छोड़ी हुई है टेबल में इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप IPO के एंकर बुक देखें तो एक तो है कि साइज क्या था उसका, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था। दूसरा कि हमारे इन्वेस्टर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो पहली बार ऐसा हमारे कंट्री में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है एंकर बुक में लोग 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे एंकर बुक में लोगों ने 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। तो एंड ये जो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बैकिंग मिली है हमें बिकॉज ऑफ ये एंकर राउंड में। और हमें ऐसा लगा कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, जो पेटीएम का मोमेंटम है, उससे हो सकता है कि हम उससे थोड़ा ऊपर भी IPO प्राइस कर सके। लेकिन हमें फिर लगा कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वर्ल्ड के जिसको ब्लू चिप इन्वेस्टर्स का कहते हैं लोग, हमें उनके लिए और हम इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा IPO को सेंसिबली प्राइस करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं करना चाहिए और जहाँ पर सब थोड़े कंफर्टेबल हो वहीं पे प्राइस करना चाहिए। तो हाँ, आपके क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा ऊपर कर सकते थे इसको, लेकिन हमें ठीक लगा कि सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी हम बैलेंस करें। और इस समय बाजार में IPO की होड़ सी लगी हुई है। एक के बाद एक सभी कंपनियां IPO लेकर आ रही हैं, लेकिन इन IPOs के सहारे कंपनियों को आने वाले वक्त में कितना फायदा होगा, IPOs को लेकर एनविजन कैपिटल के फाउंडर और CEO नीलेश शाह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Latter should be the strategy, which means that these are good companies, these are great companies. Some of them will actually define the decade going ahead, but clearly the valuations are just astronomically high. I don't think they can be compared to DMart, because DMart was, as a business, was highly profitable. They had margins, they had strong cash flows.
and they were growing. Versus that, these are companies which are just probably not yet profitable, and versus that, the valuations are really high. So my sense is that, or a more prudent strategy would be that keep your homework ready. These are great businesses, have the homework ready, and when they have a bad quarter, or the market goes through a phase of correction or something like that, or the markets are unkind to these freshly listed IPOs, then that might be a great time to kind of buy into them. Keep in mind, Nikunj, that Zomato, which did very well on listing, but if I were to kind of look at the day on the close, day one or day two of the listing, it probably closed at around 120. Versus that, it's at about 128, 130. So post-listing, the performance has not really been stellar for some of these digital giants. So my view is that right now, have a wait and watch approach. And if Mr. Market gives an opportunity during the course of the coming summer, easily kind of at that point of time, go out there and buy them. शर्मिला, पहले भी मैं आपसे ये सवाल कर चुका हूं और आप हमारे दर्शकों को अपना व्यू दे चुकी हैं आईपीओस के ऊपर, लेकिन आज हमारे देश का सबसे बड़ा आईपीओ खुला है, तो मैं इस अपने सवाल को रीफ्रेज करके एक बार फिर आपसे पूछना चाहूँगा। मैनेजमेंट एक तरफ कह रहा है पेटीएम का कि वो इसको और हाईली प्राइस कर सकते थे, लेकिन बाकी आप हैं या मार्केट के दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा चिंतित है, उनको लगता है बहुत महंगे हैं ये आईपीओ। पेटीएम का आईपीओ चूंकि खुला हुआ है अभी, क्या सलाह रहेगी? क्या आपको लिस्टिंग गेल्स के लिए इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, या बने रहना चाहिए, या दूर रहना चाहिए? Well, मुझे लगता है एक्चुअली ये दोनों बहुत सेपरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप जो डिमांड जिस तरह से रहेगा आईपीओ के लिए, तो डेफिनेटली ये लगता है कि आपको लिस्टिंग गेम्स के लिए एक एप्लीकेशन तो इट्स ऑलमोस्ट मैंडेटरी कि आप एक एप्लीकेशन इसमें करो, क्योंकि जिस तरह से अभी फैंसी है, और ये फैंसी क्यों है ये भी चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि पेटीएम हैज सॉर्ट ऑफ बिकम सिनोनिमस विद सॉर्ट ऑफ जो डिजिटल पेमेंट का जो एक दौर चला है डीमोनेटाइजेशन के बाद, पेटीएम हैज रियली बिकम सिनोनिमस विद दैट। दूसरी बड़ी चीज मुझे लगता है कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ हंगर कि इस तरह के इश्यूज के लिए, बाय इस तरह के इश्यूज आई मीन जो फाइनेंशियल स्पेस में है, लेकिन दे आर नॉट अ ट्रेडिशनल बैंकिंग बिजनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन ग्लोबल मार्केट्स इन यूएस, यूरोप एक्सेट्रा, ये फिनटेक कंपनीज है, ये काफी अच्छा कर रही है, एंड वी डोंट हैव इनफ आईपीओज। आई मीन ये पहले 2 आईपीओज है इनफैक्ट जो हमने देखे ये पिछले हफ्तों में, पेटीएम और उसके पहले जो एक आईपीओ आया था। सो देयर इज डेफिनेटली अ ग्रेट सेंस कि इसमें फैंसी रहेगी और लोग इसमें डेफिनेटली एक दे विल फाइल फॉर, आई मीन दे विल पुट देयर एप्लीकेशन फॉर एन आईपीओ, तो आपको लिस्टिंग गेन्स मिलने के फुल चांसेस है। बट इसमें प्रॉब्लम वही है जो हम इंडसइंड बैंक के बारे में भी बात कर रहे थे, व्हेन यू आर प्राइसिंग समथिंग so much higher, so many times your earnings, or you are not really leaving any room for error। और ये भी हमने देखा है कि ओवर द लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पेटीएम का भी द वे जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हुआ है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जैसे कि एक राय अभी मैं सुन रही थी कि इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आप उस समय के लिए रुकिए कि लिस्टिंग के बाद लेट थिंग्स सेटल डाउन, और उसके बाद एक मौका आपको शायद मिल सकता है जिसमें आप अगर लंबे समय के हिसाब से आप इसमें निवेश करना चाहते हो, तो मे बी यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। बट द लिस्टिंग गेम विल बी ऑन, आई थिंक फॉर श्योर, बिकॉज जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि एंकर इन्वेस्टमेंट बुक वगैरह भर गया है, सो आई थिंक इट्स अ गिवन कि इसमें लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं, एंड दैट विल ड्राइव पीपल टू सॉर्ट ऑफ अप्लाई फॉर दिस इशू। सो आई थिंक दैट 2 सेपरेट थिंग्स, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको यही कॉल देना है कि एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो द चांसेस ऑफ यूर गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट अलॉटमेंट अगेन आर वेरी डिम। तो आपको जो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है उसको रखिए, और फिर लेट द स्टॉक गेट ट्रेडेड, और 1-2 महीने के बाद शायद आप उस पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। बट यस, इट डज सीम लाइक एन एक्सपेंसिव आईपीओ फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। ओके, तो 2 अप्रोचेस यहाँ पर शर्मिला ने बताई हैं। लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी आप अप्रोच कर सकते हैं पेटीएम की आईपीओ को, और उसके बाद जैसा बाजार के और भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद आप कुछ समय दें, कुछ ट्रेड होने दें, 2 महीना 3 महीना, और फिर देखें, फिर आप बाजार से वो शेयर खरीदें, तो शायद लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। चलिए फोकस करते हैं कि आज नतीजे कौन कौन से आए। ब्रिटानिया के नतीजे आए और हमने देखा कि कुछ दबाव दिखाई दिया प्रॉफिट के ऊपर। हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है हमारे साथ। विनी, कैसे एनालाइज कर रही हैं ब्रिटानिया के नंबर्स को?
ब्रिटानिया ने अपने Q2 FY22 नंबर्स पोस्ट किए और देखा जाए तो ब्रिटानिया के नंबर्स ओवरऑल टॉप लाइन पे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, पर जहाँ पे मिस है वो है EBITDA मार्जिन्स और प्रॉफिट पे काफ़ी बड़ा मिस है, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग मिस आया हुआ है। यहाँ पे देखा तो प्रॉफिट्स आए हैं सिर्फ 381 करोड़ वर्सेस 495 करोड़ की लास्ट ईयर था, तो प्रॉफिट्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन हुआ है ये टाइम अराउंड, मोर देन अराउंड 30% ऑफ डिक्लाइन कमिंग इन द प्रॉफिट। मार्जिन्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मार्जिन्स में भी काफ़ी प्रेशर है ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रेंड जो देखे थे। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस कंपनी की अगर देखी जाए, रॉ मटेरियल प्राइसेस थी तो वो वेदर वेजिटेबल प्राइसेस है या पाम ऑयल प्राइसेस या देखें या पैकिंग मटेरियल प्राइसेस, काफ़ी इन्फ्लेशन था। कंपनी ने भी हाईलाइट किया है 54% इन्फ्लेशन देखी थी पाम ऑयल प्राइसेस में, इंडस्ट्रियल फूड भी 35% अप है और पैकिंग मटेरियल भी 30% अप है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कंपनी ने देखी हुई थी वो 14% है ये क्वार्टर में। तो ओवरऑल उन्होंने मिटिगेट की थी थोड़ी रिस्क ये इन्फ्लेशन की, कॉस्ट मेजर्स लेके एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, पर वो इनफ नहीं है और कंपनी ने अब बोला है कि वो इनिशिएट करेंगे नेसेसरी प्रोसेस जो प्राइस इंक्रीजेस के होंगे, वो प्रोसेस अक्रॉस पोर्टफोलियोज में भी अब हम देख सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ ब्रिटानिया के मार्जिन्स और प्रॉफिट काफ़ी प्रेशर में है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रेंड्स एंड रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हाई होने के कारण, वाइल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो देखते हैं ब्रिटानिया क्या करता है कल के ट्रेड में। शुक्रिया विनी। गौरव, जैसा कि विनी बता रही थी, यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव है कंपनी के ऊपर, रॉ मटेरियल तो बढ़े हुए हैं, फंडामेंटल साइड उन्होंने काफ़ी हद तक समझाया, लेकिन मैं चार्ट देख रहा था ब्रिटानिया के, साल भर में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है इस स्टॉक ने, मुश्किल से 2 से 3% का रिटर्न। क्या लगता है इस ब्रिटानिया जैसे स्टॉक में लेकर होल्ड करना चाहिए इस उम्मीद में कि ये कभी कोई FMCG स्टॉक की तरह चले, या फिर शॉर्ट टर्म कोई नज़रिया बन सकता है? देखिए, इसमें अगर आप वीकली चार्ट अगर देखते हैं तो इसमें पैटर्न खराब नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2018 से 2020 के आसपास में एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिला था और फिर एक हमको ब्रेकआउट देखने मिला। उसके बाद में फिर एक कंसोलिडेशन में जा रहा है और रीटेस्ट हो रहा है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट का, तो अच्छी पैटर्न है। अगर आप सोचे कि मैं एक क्विक रिटर्न्स मुझे मिलने चाहिए तो वो दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो आप एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई भी डिक्लाइन अगर इसमें देखने मिलती है 3500 के आसपास में, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। 3500 या 3600 में भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो 3300 क्लोजिंग का होगा। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक है वापस 4500 के ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतरीन है, रिटेस्ट बन रहा है वीकली चार्ट्स पे, बट ये है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कंसोलिडेशन में है, डिक्लाइन अगर देखने मिलती है वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। डिक्लाइन पर ऐड करने की सलाह यहाँ पर ब्रिटानिया पर। एक और कंपनी पर फोकस जहाँ पर कल नतीजे आएंगे, M&M, और क्या उम्मीद करना चाहिए M&M के नतीजों से। सृष्टि हमारे साथ हैं। सृष्टि, ऑटो कंपनियां वैसे भी फोकस में हैं, क्या उम्मीद करना चाहिए M&M के नंबर्स से कल? तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉल्यूम्स पे अगर नजर डालें तो वहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 3% का सुधार देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने काफ़ी सारे प्राइस हाइक्स भी लिए थे, जिसके चलते इनके रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे और इन्हीं दोनों फैक्टर्स के चलते कंपनी की जो अगर हम आय देखें तो वहाँ पे करीब 7.5% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। पर अगर हम इनकी वॉल्यूम्स को अंदर से देखें तो जो इनकी ऑटो वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 11% का सुधार देखने को मिला है साल दर साल, पर जो इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। ये साल दर साल नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक हाई बेस था पिछले साल का, जिसके मुकाबले ये नंबर अभी कम हुआ है और तिमाही दर तिमाही भी इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में 11% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और इसी एडवर्स मिक्स के चलते, यानी जो ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, साथ ही LCVs का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ है और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की तो हम दिक्कतें देख ही रहे हैं सभी ऑटो कंपनीज को इम्पैक्ट करते हुए। इसके चलते इनके जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे असर देखने को मिलेगा। EBITDA में करीब 23% की हम गिरावट का उम्मीद कर रहे हैं। इनका जो EBITDA है वो 1594 करोड़ इस बार रह सकता है। अब अगर मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल 17.8% पे मार्जिन्स देखे गए थे, इस बार 12.8% पे रहने का हमारा अनुमान है और तिमाही दर तिमाही भी ये 1 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है।
और आखिरी में जो इनका मुनाफे का फिगर है वहाँ पे करीब 11% की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था 1311 करोड़ का, इस बार वो 1172 करोड़ का रहने का हमारा अनुमान है। इसके अलावा जो टॉप लाइन नंबर्स हैं, हमारी नज़र रहेगी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है चिप शॉर्टेज सिचुएशन की दिक्कतों को लेके, क्योंकि मारुति और टाटा मोटर्स दोनों ने ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक सिचुएशन कैसी है, कितनी मजबूत है, और साथ ही कंपनी के आने वाले समय में ईवी को लेकर क्या प्लान्स है, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। जी बिल्कुल नज़र रहेगी कि फेस्टिव सीज़न के बाद अब ऑटो कंपनियों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक दिलचस्प खबर इस बीच बताते हैं आपको। एयरलाइन टिकट अब आप किश्तों पे यानी ईएमआई पर ख़रीद सकते हैं। स्पाइस जेट अपने ग्राहकों के लिए ये ऑफ़र लेकर आई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, काफ़ी दिलचस्प खबर लग रही है, कैसे काम करेगा ये? बड़ी संख्या में हवाई मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और साथ ही अपनी एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए स्पाइस जेट एयरलाइन एक नई योजना के साथ सामने आई है और योजना का नाम है बुक नाउ एंड पे लेटर। यानी कि आप अपनी एयरलाइन टिकट अभी बुक कर सकते हैं और चाहें तो उसका भुगतान आप ईएमआई या किश्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप एयरलाइन टिकट बुकिंग का जो भुगतान है उसको 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीनों के किश्तों में कर सकते हैं। एयरलाइन को उम्मीद है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए उनको न केवल ज़्यादा मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में सफलता मिलेगी, बल्कि जो मौजूदा फाइनेंशियल दिक्कतें हैं एयरलाइन के साथ में, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से अब आप टीवी ईएमआई पर लेते हैं, आप लैपटॉप ईएमआई पर लेते हैं, उसी तरीके से अब आप अपनी एयरलाइन टिकट भी ईएमआई या फिर किस्तों पर ले सकते हैं। और इसी योजना के तहत स्पाइस जेट एयरलाइन बुक नाउ एंड पे लेटर स्कीम के साथ सामने आई है। इसके लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में स्पाइस जेट ने करार किया है और ये योजना को आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर के टिकट बुकिंग के जरिए आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। एयरलाइन को उम्मीद है कि इस तरीके की योजना के जरिए उनको जो अभी डिमांड में एक पीक देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग एयर ट्रैवल ऑप्ट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल पाएगी। शुक्रिया समीर। शर्मिला, आपको लगता है, मैं बिल्कुल वही बात बोलने वाला था जो अभी समीर बोल रहे थे कि हमने टीवी खरीदा ईएमआई पर, लैपटॉप्स खरीदे, गाड़ियां खरीदी, अब हम एयर टिकट भी खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की स्कीम्स जो ला रही हैं एयरलाइंस, अब उससे जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा? हालांकि हम ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो कोविड के बाद अब ओपन अप हो रहा है, सब कुछ लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, उससे ट्रैवल तो वैसे भी बढ़ेगा ही। एक्चुअली ट्रैवल because I just traveled over the weekend और दोनों समय फ्लाइट्स तो फुल थी। तो जो आपने कही ना बात, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड दैट, अगर आप सोचे तो हम टीवी या लैपटॉप हम ये क्यों ईएमआई पे लेना चाहेंगे? बिकॉज द प्राइस पॉइंट इज कैन मेक पीपल लिटिल अनकंफर्टेबल कि इतने सारे पैसे इकट्ठा नहीं देने हैं। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि दैट इन्फ्लेशन जिसकी आप बात कर रहे थे इन टर्म्स इवन इन जो ब्रिटानिया के आंकड़ों में हमने देखा कि इन्फ्लेशन इज हिटिंग द कंपनी और इट्स हिटिंग द मार्जिन्स। सो इज द इन्फ्लेशन और वेदर इट इज क्रूड प्राइसेस, एटीएफ प्राइसेस, आर दे गोइंग टू अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ एयर टिकट्स टू द एक्सटेंट कि हमें एयर टिकट भी इतने महंगे होंगे कि ईएमआई पे लेने होंगे? सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट आई थिंक यस, इट गोज विदाउट डाउट दैट अगर आपको कोई चीज ईएमआई पे लेने की एक सुविधा मिलती है, it will benefit the company because when families travel together इकट्ठा अगर आप 4-5 टिकट बुक करते हो तो maybe it goes to a value where you आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा अगर आप 3 महीना या 6 महीना वो पेमेंट स्टैगर करो। So I think yes, it's a smart move और we do seem to be moving towards an economy which is saving less and spending more और मुझे लगता है इस तरह की जो बातें सामने आ रही है वो उसी का संकेत दे रही है। बिल्कुल, तो चलिए अब प्लान बना सकते हैं हम सभी लोग कि पूरे परिवार को एक साथ टिकट बुक कराया जाए, जैसा शर्मिला कह रही हैं, और फिर ईएमआई पर उसका भुगतान किया जाए। चलिए जाने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले गौरव, कल के लिए कोई ट्रेड्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ये काफी सारे लार्ज कैप आइडियाज अभी अच्छे लगे, लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे लगे हुआ। टाटा मोटर्स जहाँ पे आप देखोगे कंसोलिडेशन के बाहर आ रहा है और एक अच्छे ब्रेकआउट आसार इसमें देखने मिल रहे हैं। तो 475 के स्टॉप लॉस से 540 का टारगेट होगा। दूसरा है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पे OMCs में काफी ट्रैक्शन है, लेकिन तीनों OMCs में देखा जाए तो चार्ट सबसे बेहतरीन जो है वो HPCL के हैं। काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो 375 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं और 330 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। HPCL और टाटा मोटर्स, दो दिग्गज कंपनियां। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई सजेशन?
ये लॉन्ग टर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI नतीजे हमने देखे, नतीजे अच्छे थे और हाल ही में ऐसी काफी चीजें हुई है जिससे ऐसे लगता है कि PSU बैंक्स को आगे चलकर फायदा हो सकता है। सो इन दैट एनवायरनमेंट अगर कोई PSU बैंक्स अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करता है तो आई थिंक देयर वुड बी एन अपसाइड इन द स्टॉक, तो उस लिहाज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा लगता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, देश का दिग्गज बैंक, और यहाँ से रिटर्न भी अच्छे मिलने की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और गौरव आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। और फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।